नमस्कार। कभी सोचा है चम्मच में खुद को देखकर कि एक तरफ चेहरा अजीब सा लंबा और उल्टा क्यों दिखता है और दूसरी तरफ एकदम छोटा और सीधा? ये सब जानते किसका खेल है? ये खेल है प्रकाश का। तो आज हम प्रकाश के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे चलता है, कैसे चीजों से टकरा कर लौटता है और कैसे हमारी आंखों को धोखा देने के लिए मुड़ भी जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रकाश का टकरा कर लौटने के मतलब परावर्तन के बिल्कुल बेसिक नियमों को समझेंगे। फिर हम इन्हीं नियमों को घुमावदार सतहों यानी गोलीय दर्पणों की दुनिया में ले जाएंगे। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि आखिर ये प्रतिबिंब बनते कैसे हैं और अंत में हम देखेंगे फिजिक्स का एक जादुई करतब, वो पल जब प्रकाश हमारी आंखों के सामने ही मुड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव से, प्रकाश और परावर्तन। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमें अपने आसपास की चीजें, मान लीजिए कोई किताब है या कोई सेब, ये सब दिखाई कैसे देती हैं? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये चीजें खुद से चमक रही हैं। होता ये है कि सूरज या बल्ब से आने वाली रोशनी इन पर पड़ती है, इनसे टकराती है और फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। रोशनी का यही टकराकर लौटना हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे, वहां एक सेब रखा है। अच्छा, प्रकाश के इस रास्ते को समझने के लिए हम एक आसान सा तरीका अपनाते हैं। हम कल्पना करते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है, जैसे कोई अदृश्य तीर। इन्हीं तीरों को हम कहते हैं प्रकाश किरण, और इन्हीं किरणों का रास्ता बनाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब कहाँ और कैसा दिखने वाला है। अब देखिए, प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं लौटता। वो दो बहुत ही सीधे सादे नियमों को मानता है। सोचिए, जैसे आप एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं। पहला नियम कहता है कि गेंद जिस एंगल पर दीवार से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस भी आएगी। 45 डिग्री पर फेंकी तो 45 डिग्री पर ही लौटेगी। और दूसरा नियम तो और भी आसान है, गेंद टकराकर छत या जमीन की तरफ नहीं जाएगी। आने का रास्ता, टकराने की जगह और जाने का रास्ता, ये सब कुछ एक ही प्लेन में होगा। बस यही है परावर्तन के नियम। समतल दर्पण तो हमें बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब दिखाते हैं जैसे हम हैं, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब हमें सतह को मोड़ दें, और यहीं से शुरू होती है गोलीय दर्पणों की दुनिया, जहां प्रतिबिंब कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े और कभी कभी तो उल्टे भी हो जाते हैं। गोलीय दर्पण ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल, जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है जैसे किसी गुफा का मुंह, और दूसरा होता है उत्तल, जो बाहर की तरफ उभरा होता है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक चम्मच। चम्मच का अंदर वाला हिस्सा यानी अवतल आपके चेहरे को लंबा और उल्टा कर देगा, जबकि बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा यानी उत्तल आपको छोटा दिखाएगा और आपके आसपास का काफी सारा नजारा भी दिखा देगा। अब इन दर्पणों की दुनिया में हम खो ना जाएं, इसके लिए हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी। तो दर्पण की सतह का जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं ध्रुव यानी पोल। अब सोचिए कि यह दर्पण एक बहुत बड़े कांच के गोले का हिस्सा है। उस काल्पनिक गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाता है, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली सीधी लाइन एक मेन रोड की तरह है, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। बस इन्हीं कुछ निशानों से हम किसी भी प्रतिबिंब का पता लगा सकते हैं। और अब आता है सबसे जादुई पॉइंट, मुख्य फोकस। सोचिए, सूरज से आने वाली किरणें जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जब एक अवतल दर्पण से टकराती हैं तो वे सभी टकराकर एक ही चमकदार बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। वही बिंदु है फोकस। ये वो पॉइंट है जहां प्रकाश की सारी ऊर्जा एक जगह से मट जाती। तो अब जब हम सारे बेसिक नियम जान गए हैं, तो अब वक्त है प्रतिबिंबों के आर्किटेक्ट बनने का। हम इस्तेमाल करेंगे किरण आरेखों का, जो ये पता लगाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि कोई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा और सीधा होगा या उल्टा। इसे समझना फिजिक्स में एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रकाश किरणों के सिर्फ 4 आसान से मूव्स जानने की जरूरत है। पहला, जो भी किरण सीधी और मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है वो टकराकर हमेशा फोकस से गुजरती है। दूसरा, ठीक इसका उल्टा है, अगर कोई किरण पहले फोकस से गुजरती है तो वो टकराकर सीधी और पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जिस रास्ते से आती है बिना मुड़े उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। और आखिरी, दर्पण के केंद्र यानी पोल पर टकराने वाली किरण गेंद की तरह बराबर एंगल बनाकर लौटती है। इनमें से कोई भी 2 किरणें बना लीजिए, जहां वो मिलेंगी वही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए, पहले 2 नियम तो बिल्कुल एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। पैरेलल आने वाली किरणें फोकस पर मिलती हैं और फोकस से निकलने वाली किरणें पैरेलल हो जाती हैं।
ये फिजिक्स की खूबसूरती है, बिल्कुल सटीक सिमेट्री। ये टेबल समझ लीजिए आपकी फाइनल चीट शीट है। ये एक अवतल दर्पण से बनने वाले हर एक नतीजे का निचोड़ है। जैसे टेबल में देखिए, अगर हम वस्तु को बहुत दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर एकदम छोटा और उल्टा बनेगा। लेकिन जैसे ही हम उसे दर्पण के बहुत पास ले आते हैं तो प्रतिबिंब शीशे के पीछे बड़ा और सीधा बनता है। इस टेबल के साथ किसी भी स्थिति का नतीजा पहले से बताया जा सकता है। तो ये दर्पण असल जिंदगी में कहाँ काम आते हैं? अरे हर जगह। गाड़ियों की हेडलाइट्स और टॉर्च में एक छोटे से बल्ब की रोशनी को एक पावरफुल बीम में बदलने के लिए अवतल दर्पण ही तो लगा होता है। शेविंग या मेकअप मिरर में चेहरे को बड़ा देखने के लिए, और यहाँ तक कि डेंटिस्ट भी दांतों को बड़ा करके देखने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करते हैं इसके दूसरे भाई, उत्तल दर्पण की। इस दर्पण का एक ही सीधा साधा नियम है। ये हमेशा, चाहे जो हो जाए, एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा। लेकिन इसकी असली सुपर पावर कुछ और है। ये अपने छोटे से आकार में आसपास का बहुत बड़ा एरिया दिखा देता है। और बस इसी एक वजह से आपकी गाड़ी या बाइक का साइड मिरर हमेशा उत्तल होता है। ये एक ऐसा प्रतिबिंब देता है जो भले ही छोटा हो लेकिन हमेशा सीधा होता है और आपको एक ही नज़र में पीछे की कई ट्रैफिक लेन दिखा देता है। ये फिजिक्स का एक छोटा सा नियम है जो सड़कों पर जाने बचाता है। अब तक हम बात कर रहे थे कि जब लाइट किसी चीज से टकराकर लौटती है, लेकिन क्या हो अगर लाइट टकराने के बजाय किसी चीज के अंदर चली जाए, जैसे हवा से पानी में? बस यहीं से चीजें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। ये तो सबने देखा होगा, है ना? जब एक पेंसिल को पानी के ग्लास में रखते हैं तो वो पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? ये कोई जादू नहीं है, ये है फिजिक्स, और इसे कहते हैं अपवर्तन। जरा प्रकाश की इस किरण का सफर देखिए। जैसे ही हवा से निकलकर घने कांच में घुसती है, ये थोड़ी धीमी हो जाती है और मुड़ जाती है। लेकिन जब ये कांच से वापस हवा में निकलती है तो ये फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और दोबारा मुड़कर अपनी पुरानी दिशा में ही आगे बढ़ जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकाश का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर रास्ता बदलना है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हवा एक हाईवे है और पानी एक कच्ची सड़क। जब कोई कार तिरछे में हाईवे से कच्ची सड़क पर उतरती है तो उसका एक पहिया दूसरे से पहले धीमा हो जाता है, जिससे कार मुड़ जाती है। प्रकाश भी बिल्कुल यही करता है। अपवर्तन भी अपने कुछ नियमों पर चलता है। पहला नियम तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, सब कुछ एक ही 2D प्लेन पर होता है। लेकिन दूसरा नियम, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, वो असली गेम चेंजर है। ये हमें बताता है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा। ये एक गणित का फॉर्मूला है जो आने वाले एंगल को बाहर जाने वाले एंगल से जोड़ता है। स्नेल के फॉर्मूले में ये जो स्थिरांक यानी कांस्टेंट है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये एक माप है कि किसी चीज से गुजरना प्रकाश के लिए कितना मुश्किल है। हम इसे कहते हैं अपवर्तनांक। और हर पारदर्शी चीज का, जैसे पानी, कांच या हीरा, अपना एक खास अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक असल में हमें क्या बताता है? बस ये कि कोई चीज प्रकाश की रफ्तार को कितना कम कर देती है। हवा प्रकाश को लगभग नहीं रोकती तो उसका अपवर्तनांक कम है। पानी थोड़ा और धीमा करता है, कांच और भी ज्यादा, और हीरे का अपवर्तनांक तो बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए हीरा इतना चमकता है। वो प्रकाश को अपने अंदर फंसाकर उसे बहुत ज्यादा मोड़ता है और फिर बाहर निकलने देता। और इसी एक आखिरी सवाल के साथ हम आज का ये सफर खत्म करते हैं। अगली बार जब चश्मा पहनें, कैमरे से फोटो खींचें या दूरबीन से सितारों को देखें तो याद रखिएगा कि ये सब कुछ प्रकाश के टकराकर लौटने और मुड़ने के इन्हीं 2 सरल नियमों की वजह से काम करता है। 2 बेसिक सिद्धांत जो हमारी आंखों को न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को देखने के काबिल बनाते हैं।